आज देखेंगे हम नागरिकता लेने के प्रकार और छीनने के प्रकार। छीनना कह सकते हो या फिर त्यागना। ठीक है, किस प्रकार आप अपनी नागरिकता त्याग सकते हो या आपकी नागरिकता किस प्रकार छीन ली जाएगी, या फिर आपको अगर नागरिकता लेनी है तो कितने प्रकार हैं, किस किस प्रकार से आप नागरिकता ले सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे कैसे क्या चीज़ है इसके अंदर। नागरिकता अधिनियम 1955, ये सबसे पहला अधिनियम था जो आया था देश आज़ाद होने के बाद। उस हाँ, सबसे पहला अधिनियम। संविधान लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता हासिल करने, इसके निर्धारण और रद्द करने के संबंध में एक विस्तृत कानून है। उसे आसान भाषा में समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सबसे पहली बात। उसके बाद यह अधिनियम भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, यानी भारत का नागरिक किसी और देश का नागरिक नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं, एकल नागरिकता, सिर्फ एक ही देश की नागरिकता, ज़्यादा देशों की नागरिकता नहीं ले सकते एक बार में, एक देश की। चलिए आगे देखते हैं। इस अधिनियम में वर्ष 2019 में जो 19 में इसमें संशोधन हुआ है, जो एनआरसी और सीएए के जो संशोधन हुए हैं, तो उससे पहले 1955 के बाद और 2019 से पहले 5 संशोधन हो चुके हैं, जो 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015, ये 5 संशोधन हुए हैं जो अभी तक 1955 वाले हो चुके हैं, और लास्ट अभी 2019 वाला हुआ है। चलो आगे देखते हैं। अब जो ये नया वाला 2019 वाला हुआ है संशोधन, इसके अंदर एक छोटी सी बात जान लेते हैं कि नवीनतम संशोधन के बाद इस अधिनियम में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के 6 अल्पसंख्यक समुदाय, क्योंकि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान यही देश थे जो हमसे जुड़े हुए थे, तो इन्हीं देश को अलग किया गया था। तो इन्हीं देशों में देखा गया कि काफ़ी हिंदू हैं, काफ़ी ऐसे धर्म हैं जो गैर मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम देश हैं तीनों के तीनों, और फिर भी इनमें गैर मुस्लिम काफ़ी लोग रह रहे हैं, तो उन्हें काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए अधिनियम लाया गया है कि अगर उन्हें भारत आना है तो उन्हें इसे सिंपल सी प्रक्रिया के दौरान नागरिकता दे दी जाएगी। तो इसमें कौन कौन होंगे? हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। अगला, इसमें इसी तरह पिछले संशोधन में भी नागरिकता दिए जाने की शर्तों में कुछ मामूली बदलाव किए जाते रहे हैं। पिछले का मतलब है कि जो 5 हो चुके हैं 2019 से पहले संशोधन, उनमें भी हर एक में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड की गई, जो खामियां थी उन्हें दूर किया गया और एक अच्छा नागरिकता संशोधन नियम लाया गया, जिससे हाँ लोगों को सहूलियत हो और लगे कि हाँ जो व्यक्ति नागरिक बन रहा है वो देश की जो है प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार कुछ प्रावधानों के अंतर्गत भारत की नागरिकता ली जा सकती है। वो मैं आपको बता चुका था पहली वीडियो में भी, और इस वीडियो में फिर बता रहा हूँ कि 5 तरीके से ली जाती है। चलिए मैं आगे आपको दिखाते हैं किस किस प्रकार से ली जा सकती है। सबसे पहले हम ले सकते हैं जन्म के आधार पर। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने ही यानी कि 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। अपवाद, राजनयिकों के बच्चे और विदेशियों के बच्चे। राजनयिक का मतलब है जो अपने इंडिया के, भारत के जो सेनानी थे, वो बाहर गए थे लड़ने के लिए विद्रोह में, तो उनके बच्चे अगर वहाँ पैदा हुए हैं तो उन्हें जन्म के आधार पर ही, क्योंकि उनके पिता यहाँ के हैं, तो उन्हें यहाँ की नागरिकता दे दी जाएगी। और विदेशियों के बच्चे का मतलब है कि जो यहाँ पर विदेशी लोग रह रहे थे काफ़ी समय से और वो यहीं बस गए अपनी पत्नियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो उन्हें भी नागरिकता मिल जाएगी। अब इसके अंदर सबसे घटिया कानून है ये, रियल में देखा जाए तो उस समय, अब तो काफ़ी अच्छा, अब तो ठीक हो गया है बहुत ज़्यादा, पर लेकिन उस समय जब बना था ये बिल्कुल ही घटिया कानून था उस समय का। बहुत बेकार कानून साबित हुआ ये। उसका मैं बताता हूँ क्यों साबित हुआ, कि कारण क्या था। अब तो अच्छा हो गया है, ये बात याद रखना। तो अब उस टाइम क्या कारण था इसका बेकार होने का? वो ये था कि जब पाकिस्तान बना और इंडिया बना, ये पाकिस्तान समझ लीजिए और इसे आप इंडिया समझ लीजिए। अब यहाँ से क्या आता था कि यहाँ से अब इसने जो है 5-5 शादी कर ली। अब ये पांचों की पांचों गर्भवती हैं, और इन्हें अब क्या करा, ये ले आया यहाँ पर घुमाने के लिए इंडिया, कि चलो ताजमहल देख कर आते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, इन पांचों की डिलीवरी हो गई इंडिया के अंदर। अब जन्म का जो हमारा पहला नागरिकता संशोधन है, जो हमारा नागरिकता देने का पहला नियम है, वो ये है कि अगर किसी बच्चे का जन्म भारत में होता है
तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो भैया इन पांचों का जन्म हो गया भारत में, तो ये ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक हो गए अब, अगर ये लेना चाहते हैं तो बस ऐसे ही उस टाइम इसका दुरुपयोग किया जाने लगा और बहुत ज़्यादा संख्या में कश्मीर के अंदर मुसलमान जो हैं बहुत संख्या में बढ़ने लग गए ऐसे ही, और वो आतंकवादी का रूप भी लेने लग गए। जिससे जब सरकार की आंख खुली 1986 1986 में जाके जो पहला संशोधन किया गया, तो उसके अंतर्गत जो चीज़ थोड़ा सा बदला गया वो बताता हूँ क्या बदला गया। अब 1986 के अंदर चीज़ थोड़ी बदली गई, तो उसके अंदर कहा गया माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो। मतलब ये है कि अब जो व्यक्ति है वहाँ पे, पहले क्या था कि कोई भी घूमने आ रहा है, चाहे वो इंग्लैंड से आ रहा है, चाहे पाकिस्तान से आ रहा है, या कहीं से भी आ रहा है, वो घूमने के पर्पज़ से आया। दोनों व्यक्ति बाहर के ही थे, कोई भी इंडिया का नहीं था, दोनों व्यक्ति बाहर। वो आए, उनका बच्चा पैदा हुआ और वो नागरिक बन गया। अब क्या कहा गया है कि कम से कम एक व्यक्ति इंडिया का होना चाहिए, चाहे माता इंडिया की हो चाहे पिता इंडिया का हो, तभी उस बच्चे को नागरिकता का दर्जा दिया जाएगा। अब इसका भी मिसयूज़ होने लग गया। अब क्या हुआ कि बाहर से जो कोई भी बच्चा पढ़ने के लिए या घूमने के लिए आया 6 महीने के उस पर पीरियड पे, 6 महीने 3 महीने के, अब उसने क्या किया कि यहाँ पर आके किसी लड़की से प्यार कर लिया या कुछ कर लिया और उसे गर्भवती कर दिया यहाँ पर आके। अब वो बच्चा जो हुआ, वो जब गर्भवती होगी तो माता तो इंडिया की है, अब उसे जो नागरिकता मिल गई वो भारत की मिल गई। अब इस तरह से भी आतंकवादी को आराम से बना, क्योंकि वो पिता बन गया वो माता, और वो बच्चा, अब जैसे पिता चाहेगा वैसे ही बच्चा बनेगा, क्योंकि पिता तो आपको पता ही है ज़्यादातर चीज़ें यही चलती हैं। तो अब यहाँ वहाँ पर भी प्रकोप बढ़ना लग गया इसी आतंकवादी संगठनों का। तो अब क्या हुआ, एक संशोधन और किया गया फिर 2003 के अंदर। 2003 एक ऐसा लाया गया जो बिल्कुल शानदार था। इसके अंदर बोल दिया गया माता या पिता में से कोई एक भारतीय तो होना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात थी कि जो दोनों व्यक्ति हों वो दोनों के दोनों वैलिड तरीके से भारत में आए हों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनवैलिड। इनवैलिड का मतलब है, अब जैसे वो भारत में आया या तो पढ़ने के हिसाब से आया, घूमने के हिसाब से आया, कुछ भी था, अगर वो व्यक्ति घूमने के हिसाब से आता है, गर्भवती करके चला जाता है, तो उस जो बच्चा है वो, उसे भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। ऐसे या तो उसे किसी और से शादी करनी पड़ेगी उस लड़की को, तब उसे वो नागरिकता मिल जाएगी बच्चे को, नहीं तो या फिर किसी और का नाम देना पड़ेगा जो उस व्यक्ति को। और दूसरा, अगर वो भारत में ही पाया जाता है तो उसका ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। वैलिड तरीका होना चाहिए, इनवैलिड नहीं। नागरिकता खारिज कर दी जाएगी अगर आप इनवैलिड तरीके से इंडिया में आते हैं और ऐसा काम करते हैं, अगर उस बच्चे को आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। वैलिड तरीका होना चाहिए, इनवैलिड नहीं होना चाहिए। इस नियम ने बहुत चीज़ें बदल दी, बहुत गतिविधियाँ रुक गई कश्मीर में। अब आता अगला देने का। अब ये है अगला तरीका, वंश के अनुसार देना जाएगा। ठीक है, परंपरा द्वारा नागरिकता। ठीक है, वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। अब वंश का वही जो मैंने आपको पहले बताया था पिछली वीडियो में, कि जो व्यक्ति अब यहाँ पर रह रहा है, अब वो बाहर सेनानी के रूप में गया हुआ है जैसे, तो उसके जो बच्चे होंगे तो वो वंश के रूप में उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। हाँ, वही इस चीज़ के अंदर है। अब जैसा कि हम हैं, हाँ, वंश का मतलब वही होता है कि जैसे कि हम हैं, हमारा जो पिताजी, दादा, परदादा, वो हमारा एक वंश चला हुआ आ रहा है, तो उस वंश के तौर पर भी हमें नागरिकता मिलेगी। वो जन्म भी है और वंश भी है, दोनों चीज़ें वहाँ उस चीज़ में विदेशी नागरिकों में काउंट हो जाती हैं। तो वंश का ये भी है कि जब आप अगर यहाँ रह रहे हैं, आपके पिताजी हैं, तो वो वंशानुगत आपको देकर गए हैं नागरिकता यहाँ की, क्योंकि आप वंश के तौर पर ही हम सबको ज़्यादातर को नागरिकता मिली है। अब इसका एक थोड़ा सा नोट देख लेते हैं कि माता की आप क्या हुआ इसके अंदर, एक छोटा सा और प्रावधान हुआ था इसके अंदर, कि अब उसके अंदर ये था कि सबसे पहले कि पिता के अनुसार ही माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, और उसे नागरिक तो हो वंश के आधार पर लेकिन एक इसके अंदर अपवाद था कि अगर पिता भारत का है तो उसे पिता तो होना ही चाहिए, मतलब पिता नहीं है तो नागरिकता नहीं मिलेगी, पिता तो होना ही चाहिए भारत का, तभी नागरिकता मिलेगी। फिर उसके बाद जो 1992 का अधिनियम हुआ, उसके अंदर कहा गया, उससे पहले थोड़ा सा जो महिलाएं हैं इन्होंने केस कर दिया कि हम भी तो बच्चे के माता पिता हैं, हम भी तो बच्चे की माँ हैं, हमारे अकॉर्डिंग क्यों नहीं मिल सकती हमारे बच्चे को नागरिकता। तो इस 1992 अधिनियम में कहा गया कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है, कि अगर माता है तो उसके, अगर पिता है चाहे माता है, इन दोनों में से किसी एक कोई भी होगा, उसके बच्चे को नागरिकता दे दी जाएगी, वो भारत का होना चाहिए।
अब जैसे कि अभी साइना नेहवाल का आप एग्जांपल देख सकते हो, शादी की है उसने शोएब मलिक वहाँ से पाकिस्तान से। अब अब पहले, अगर पहले के अकॉर्डिंग देखें तो वो भारत का तो होना था नहीं, क्योंकि पिता के अनुसार मिलनी है तो इंडिया का तो वो नागरिक होगा ही नहीं उसका बच्चा। पर लेकिन अगर हम 1992 के अधिनियम से देखेंगे तो उसका जो बच्चा होगा वो भारत का नागरिक अब माना जाएगा, अगर उसने भारत की नागरिकता नहीं त्यागी है। अगर नहीं त्यागी है तो भारत का नागरिक उसका बच्चे को नागरिकता मिल जाएगी। बाकी उसकी मर्जी है, क्योंकि उसका पिता पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान में भी यही प्रावधान है। ये नहीं मतलब जो भी होगा, मतलब पिता के उसमें मिल सकती है वहाँ नागरिकता, और यहाँ पर माता के उसमें मिल सकती है। तो जिस तरह वो बच्चा चाहेगा बड़ा होने के बाद, जहाँ की नागरिकता उसे लगेगी कि मैं हिंदुस्तान रहूँ या पाकिस्तान, वो उसकी मर्जी होगी, नागरिकता उसे मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है। अब देखते हैं तीसरा तरीका क्या है। तीसरा तरीका है पंजीकरण। वे लोग जो विदेश से आए हैं या तो घूमने के या नौकरी के लिए। अब घूमने आया कोई व्यक्ति, इंग्लैंड से आया समझो, अब वो इंग्लैंड से आया या अमेरिका से आया या ऑस्ट्रेलिया, किसी भी देश से आया वो घूमने के लिए। अब वो घूमा 15-20 दिनों घूमते हुए, उसे यहाँ की आबो हवा, यहाँ का जो नेचर, यहाँ के लोग, यहाँ की सभ्यता बहुत पसंद आ गई। अब उसने कहा मैं भारत में ही रहूँगा। तो उसके लिए प्रावधान किया गया कि उसे कम से कम 7 साल वर्ष भारत में रहना पड़ेगा। ऐसे ही दूसरा कि अगर कोई व्यक्ति नौकरी के लिए आया, हाँ उसे अच्छा लगा कि हाँ नौकरी हो रही है, बड़े पैसा मिल रहा है, बिल्कुल सेट हो जाता हूँ, मैं यहीं रहता हूँ भारत में ही, तो उसके लिए भी यही प्रावधान है, उसे कम से कम 7 साल रहना पड़ेगा। और उसे पंजीकरण, मतलब पंजीकरण का फॉर्म आता है, गृह मंत्रालय मिलता है, वहाँ से लेना है, वो भरना है, उसके बाद 7 साल यहाँ पर रहना है। और उसके बाद एक अपवाद है। उसके बाद अपवाद क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो अपवाद ये है कि यह भारत की इच्छा होगी कि वह नागरिकता दे कि नहीं। आपने 7 साल पूरे कर लिए, पर लेकिन एक दो मिस्टेक आपने कर दी, देश विरोधी किसी गतिविधि में आप पाए गए, तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। उसके बाद भी अगर आप 7 साल रहे भी लिए, अगर देश नहीं चाहता कि आपको नागरिकता ना मिले, मतलब गृह मंत्रालय नहीं चाहता, तो आपको नहीं मिलेगी नागरिकता। ये उसके बाद भी इच्छा है उनकी। आप ये नहीं है, जैसे कि आप नॉर्मल देख सकते हैं कि अब हम CGL का एग्ज़ाम देने बैठ, समझ लो एक तरह से उसकी क्या क्राइटेरिया है कि बस एक ग्रेजुएशन होनी चाहिए नॉर्मली। अब ये थोड़ी ना कि वो तो एक क्राइटेरिया है आपका, उसके तैयारी तो आपको करना पड़ेगा ना। सरकार की इच्छा होगी ना कि वो आपको नौकरी दे कि ना दे, वो तो क्राइटेरिया है आपको, वो तो आपके क्राइटेरिया है। अब जैसे कि इसमें 7 साल आपने पूरा कर लिया, ये क्राइटेरिया है, पर लेकिन इच्छा सरकार की है कि वो आपको नागरिकता दे या नहीं दे। ठीक है, मुझे लगता है पंजीकरण अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है देशीयकरण। देशीयकरण क्या होता है? भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अब देशीयकरण क्या होता है? देशीकरण आप ऐसा समझ लीजिए नॉर्मली, आपको छोटा सा मैं दिखा देता हूँ नीचे, कि हल्का सा दिखा देता हूँ छोटा छोटा। ये है देशीकरण। कि अगर आप जैसे कि आप बहुत समय से भारत में रह रहे हैं, तो आप भारत आए, आपने सोचा कि एक काम करते हैं भारत में आप रह लेते हैं, पर लेकिन देशीकरण में एक चीज़ मांगा जाता है। अब जैसे रजिस्ट्रेशन में क्या है कि आप यहाँ पर घूमने आए हैं, आप यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, या आपने किसी से शादी कर ली है, तब वो रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ता है। पर लेकिन देशीयकरण में क्या होता है, आप बाहर से आए और रहना शुरू कर दिया, आपके पास कोई भी कुछ नहीं है, ना तो आप नौकरी कर रहे हैं, ना आप घूमने आए थे, ना ही आप किसी ने शादी की है, तो आपको नागरिकता कैसे मिले? तो उसके लिए अलग से प्रावधान किया गया देशीयकरण, कि इसके अंदर कहा गया कि आपको कम से कम कला या विज्ञान में से किसी एक में योग्यता आपकी होनी चाहिए कम से कम। दूसरा था अनुसूची 8 में जो 22 भाषाएं हैं, उनमें से किसी एक भारतीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए कम से कम। कम से कम 10 साल भारत में रह रहे हो आप, ठीक है, कम से कम। ये सब होने के बाद भी भारत की ही इच्छा होगी, भारत सरकार की, कि वो आपको नागरिकता दे या नहीं दे। मतलब आपके पास कुछ नहीं है, जो पंजीकरण के जो क्राइटेरिया था वो नहीं है, तो देशीकरण में अलग से दिया हुआ है कि आपको ये 3 चीज़ें आपके पास हैं तो आपको नागरिकता का प्रावधान अच्छी तरह कर दिया जाएगा, आपको नागरिकता दे दी जाएगी। तो देशीकरण अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखते हैं लास्ट, भूमि विस्तार। इसके अंदर है कि यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अब जैसे कि आप देखेंगे, पाकिस्तान में युद्ध कर हमने पाकिस्तान को अर्जित कर लिया,
ठीक है। अब पाकिस्तान जो है के जो नागरिक हैं पाकिस्तान में, अब वो ये तो है नहीं कि वो या तो जन्म के आधार पर, वंश के या पंजीकरण या देशीकरण के आधार पर वो अपना करेंगे यहाँ पर नागरिकता, नहीं, क्योंकि हमने वो अर्जित किया है। तो अर्जित जितने भी देश अर्जित किए जाएंगे उनके जो नागरिक होंगे वो ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक बन जाएंगे, वो ऑटोमेटिक ही नागरिक बन जाएंगे यहाँ के, उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था 5वां। अब देखते हैं कि हाँ किस किस प्रकार से गवाई जा सकती है भारत की नागरिकता की बर्खास्तगी। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9 में किसी व्यक्ति को नागरिकता खत्म करने का भी जिक्र किया गया है। 3 तरीके हैं जिनके जरिए किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। मतलब इसका मतलब है कि अब आप अमेरिका गए रहने के लिए, आपने वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर ली और वहाँ पर आप 7 साल रहते हुए हो गए आपको, तो आपकी नागरिकता यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। बल्कि अब 7 साल नहीं, अगर आप वहाँ पर रह रहे हैं और आपने वहाँ की नागरिकता ले ली तो यहाँ की अपने आप ख़त्म हो जाएगी, चाहे वो आपने 1 साल बाद ही ले ली हो। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अपनी नागरिकता का त्याग कर दे तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। स्वेच्छा से करोगे तब भी खत्म हो जाएगी। भारतीय सरकार को निम्न शर्तों के आधार पर अपनी नागरिकता की नागरिकों की नागरिकता समाप्त करने का अधिकार है। ठीक है, वो आप देखते हैं 3 प्रकार से है। सबसे पहले है त्याग, ठीक है, दूसरे नंबर पर है बर्खास्त, तीसरे पर है वंचित। अब त्याग क्या होता है? त्याग का मतलब ये है कि अब आप हैं, आप कह रहे हैं कि यार अब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा, मैं अमेरिका जाकर रहता हूँ, आपने वहाँ की नागरिकता यहाँ से कहा कि मैं अब यहाँ का नागरिक नहीं रहना चाहता, तो वो आपने त्याग दी नागरिकता। ठीक है, दूसरा है आपका बर्खास्त। आपका बर्खास्त आपको कर दिया जाएगा नागरिकता से। अब बर्खास्त का क्या मतलब है, कैसे किया जाएगा बर्खास्त? अब किसी चाइना से युद्ध हो रहा है या कहीं से युद्ध हो रहा है और आप जाकर बोलने लगे कि ये पाकिस्तान जिंदाबाद, ये जिंदाबाद है, हिंदुस्तान ये गलत कर रहा है, चाइना बिल्कुल ठीक कर रहा है, मतलब हमारे जो विरोधी देश है उसके बारे में अच्छी बातें और हमारे बारे में गलत बातें, अपने देश के ही बारे में गलत बातें बोलोगे तो सरकार आपको बर्खास्त कर देगी, नागरिकता आपकी छीन ली जाएगी। या फिर आप पागल हैं, कोई भी बाहर का देश का नागरिक नेता आता है वहाँ पर और आप उसको अपशब्द या फिर उसके ऊपर थूक देते हैं, आप उसको गाली दे देते हैं, आप पागल हैं, तब भी आपको आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी आपसे। नागरिकता छीन पर आपको मारा नहीं जाएगा, कुछ किया नहीं जाएगा क्योंकि आप पागल हैं, पर लेकिन नागरिकता आपकी छीन ली जाएगी। तीसरा तरीका है वंचित, आपको वंचित कर दिया जाएगा। वंचित कब किया जाएगा? वंचित करने का तरीका ये है कि अगर आप भारत देश में रह रहे हैं, आपको 7 साल हो गए, क्योंकि एक कंडीशन है कि आप 7 साल तक अगर बाहर किसी देश में रह लें तो भारत की नागरिकता अपने आप आपकी ख़त्म कर दी जाएगी, आपको भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। तो वंचित इस प्रकार से होते हैं। अब छोटी छोटी सी देख लेते हैं। नागरिक 7 वर्षों से लगातार भारत से बाहर रह रहा हो तो ये वंचित हो जाएगा। यदि ये साबित हो जाए कि व्यक्ति ने अवैध तरीके से भारतीय नागरिकता प्राप्त की है तो भी ये वंचित हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। यदि कोई व्यक्ति देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो तो ये बर्खास्त हो जाएगा। यदि व्यक्ति भारतीय संविधान का अनादर करे तो भी ये बर्खास्त हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और नागरिकता आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कैसे ली जाती है, क्या क्या प्रावधान थे, क्या क्या चीज़ें अंतर हुआ, क्या क्या चीज़ बदलाव हुआ। आपको A to Z नागरिकता अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। अगर आपको पहला भाग देखना है जिसमें हाँ देख जो 1 से लेकर 4 आर्टिकल्स हैं तो आप जाइए और जाकर चैनल पर है वो जाकर देखिए। और अच्छी अच्छी वीडियो अगर आपको डिटेल में देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।